दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सस्पेंस मिस्ट्री मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ओल्ड बॉय की, जिसकी ब्रिलियंट एक्टिंग, जबरदस्त फाइट सीन्स और सस्पेंसफुल स्टोरी ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 8.4 रेटिंग दी है। इस मूवी में हमें दिखता है कि एक राह चलते आदमी को किडनैप करके ड्रग्स और हिप्नोटिज्म के सहारे 15 साल तक एक कमरे में कैद करके रखा जाता है और फिर 15 साल बाद वहां से बाहर निकलकर वो अपने किडनैपर से बदला लेने के लिए जो प्लानिंग करता है वो देखने में काफी मजा आता है। ओल्ड बॉय मूवी में लीड रोल चॉय मिन सिक और सपोर्टिंग रोल यू जी टे और कैंग ही जियोंग जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर कोरियन डायरेक्टर पार्क चैन वुक ने, जो कि थर्स्ट और द हैंडमेडन जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम ओल्ड बॉय मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.2 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए तो जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 1988 से, जिसमें हम देखते हैं कि डाई सू नाम के एक शख्स को पुलिस ने पब्लिक ड्रिंकिंग के केस में अरेस्ट कर रखा होता है। डाई सू पेशे से एक बिजनेसमैन होता है, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब होती हैं। आज के दिन डाई सू की बेटी का चौथा जन्मदिन होता है, लेकिन डाई सू उसके साथ घर पर होने के बजाय नशे की हालत में जेल में पड़ा होता है। तभी उसका दोस्त जू वान वहां आता है और वो डाई सू की बेल करवा के उसे जेल से बाहर निकालता है। जेल से बाहर आने के बाद डाई सू को याद आता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो अपने घर पर फोन करके अपनी बेटी और वाइफ से बात करता है। वो कहता है कि वो जल्दी घर पहुंच रहा है और उसने अपनी बेटी के लिए एक तोहफा भी लिया है। उसके बाद उसका दोस्त जू भी डाई सू की बेटी से फोन पर बात करने लगता है। कुछ टाइम फोन पर बात करने के बाद जब जू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि डाई सू वहां से गायब हो चुका है। वो काफी समय तक उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डाई सू का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद के सीन में डाई सू को एक बंद कमरे में दिखाया जाता है जहां उसे किडनैप करके रखा गया होता है, लेकिन डाई सू को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे किसने और क्यों किडनैप किया है। कमरा काफी छोटा होता है और उसमें एक टीवी लगी होती है जिसमें वो न्यूज चैनल देख पाता है और उसे खाने के लिए रोजाना फूड भी पहुंचाया जाता है। डाई सू को खाने में रोजाना एक ही तरह की चीज दी जाती थी। काफी महीने बीत जाते हैं और इसी बीच डाई सू बहुत हाथ पैर मारता है और काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां से जाने नहीं दिया जाता और ना ही उसे ये बताया जाता है कि उसे किसने और क्यों किडनैप किया है। इस दौरान डाई सू को 24 घंटे मॉनिटर किया जाता था और उसे एक स्पेशल टाइप का ड्रग भी दिया जाता था ताकि वो सुसाइड भी ना कर पाए। जेल में रहते हुए डाई सू अपने किडनैपर से बदला लेने के लिए फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और साथ ही वो अपने खाना खाने वाली चॉपस्टिक से दीवार में एक सुरंग बनाने लगता है ताकि वो खुद को वहां से बाहर निकाल सके। बीच बीच में डाई सू को स्लीपिंग गैस का यूज करके बेहोश कर दिया जाता था और जब वो होश में आता था तो उसके बाल और दाढ़ी वगैरह कटे होते थे। ऐसे ही एक दिन उसे बेहोश करके किडनैपर उसकी बॉडी से ब्लड भी निकाल कर ले जाते हैं और फिर इस घटना के कुछ दिन बाद डाई सू टीवी में न्यूज देखता है कि उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका है और मर्डर सीन पर पुलिस को उसका खून मिला है, यानी कि अब उसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम भी उसके ऊपर लगा दिया जाता है। डाई सू को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिल्कुल मजबूर था। डाई सू जेल में होते हुए डायरी में अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखना शुरू करता है ताकि वो ये जान सके कि उसने पास्ट में किस किस के साथ क्या क्या गलत किया था, ताकि उसके आधार पर वो अपने किडनैपर्स का पता लगा सके। धीरे धीरे डाई सू को जेल में रहते हुए 15 साल बीत जाते हैं और अब तक उसने जेल से बाहर निकलने के लिए चॉपस्टिक से सुरंग भी बना ली थी। वो कुछ ही दिन में सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक से उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जो कि उसे हिप्नोटाइज कर देती है। और फिर जब डाई सू की आंख खुलती है तो वो खुद को घास के एक मैदान में पड़े हुए सूटकेस में पाता है। ये साल 2003 होता है और अब डाई सू 15 साल तक एक कमरे में बंद होने के बाद पहली बार आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद डाई सू की जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद थे। पहला तो अपने किडनैपर का पता लगा के उससे बदला लेना और दूसरा अपनी बेटी से मिलना। डाई सू अब यूं ही शहर में भटक रहा होता है और तभी एक अनजान आदमी आकर उसके हाथ में एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन पकड़ा के चला जाता है। वॉलेट में काफी सारे पैसे होते हैं और डाई सू उन पैसों से खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां पर खाना सर्व कर रही लड़की उसे कहती है कि वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। डाई सू को भी वो लड़की को जानी पहचानी सी लगती है। तभी डाई सू के मोबाइल पर उसके किडनैपर का कॉल आता है और डाई सू तुरंत कॉल उठाकर उसका नाम पूछता है, लेकिन किडनैपर उसे अपना नाम नहीं बताता
और वो बस डाइसू से इतना कहता है कि चाहे रेत का कण हो या पत्थर का टुकड़ा, दोनों पानी में डूब जाते हैं। इतना सुनते ही डाइसू रेस्टोरेंट में बेहोश हो जाता है और वहां काम करने वाली लड़की उसे अपने घर ले जाती है। अगले दिन डाइसू अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना शुरू करता है तो उसे पता लगता है कि किसी स्वीडिश कपल ने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। और फिर डाइसू उसे खोजना बंद करके अपने किडनैपर के बारे में पता करने लगता है। इसके लिए वो शहर के हर एक रेस्टोरेंट में जाकर वही खाना ऑर्डर किया करता था जो उसे 15 साल तक रोजाना दिया जाता था, ताकि उसके टेस्ट को पहचान कर वो उस जगह को ढूंढ सके। फिर कुछ समय बाद डाइसू को वो रेस्टोरेंट मिल जाता है और डिलीवरी बॉय की मदद से वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे 15 साल तक कैद करके रखा गया था। दरअसल ये एक तरह की प्राइवेट जेल होती है जो कि साउथ कोरिया में काफी पाई जाती है। जेल के इंचार्ज को डाइसू काफी टॉर्चर करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि डाइसू को किसने यहाँ कैद करने के लिए कहा था। वो बताता है कि उसके पास किडनैपर की बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसे वो डाइसू को दे देता है। और वो डाइसू को ये भी बताता है कि किडनैपर ने उसे इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि उसकी जुबान बहुत चलती है। डाइसू ये सुन के सोच में पड़ जाता है और वो रिकॉर्डिंग लेकर जैसे ही निकल रहा होता है तभी उसके ऊपर गुंडे अटैक कर देते हैं। और फिर मूवी में काफी मजेदार फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें डाइसू उन सभी को मारकर जख्मी हालत में वहां से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसे वहां एक अनजान शख्स टैक्सी दिलवाने में हेल्प करता है और वो टैक्सी ड्राइवर को मी डो का एड्रेस देता है। मी डो उसी लड़की का नाम होता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी। जैसे ही डाइसू टैक्सी में बैठता है उसे एहसास होता है कि उसे हेल्प करने वाला अनजान शख्स ही उसका किडनैपर था। लेकिन तभी डाइसू बेहोश हो जाता है और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर उसे मी डो के घर छोड़ देता है। मी डो उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसका इलाज करती है। उसके बाद डाइसू अपने किडनैपर का पता लगाने के लिए अपने आसपास के लोगों से भी तहकीकात करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे मी डो की मेल आईडी पर एक मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा केस वापस ले लिया गया है। फिर डाइसू का पुराना दोस्त जू, जो कि अब एक साइबर कैफे चलाता है, वो इस मेल का सेंडर का एड्रेस निकाल देता है। फिर जब डाइसू उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसका सामना अपने किडनैपर से होता है। डाइसू को सामने देखकर किडनैपर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया था ये पता लगाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। अगर तुमने खुद से ये पता लगा लिया तो फिर मैं खुद को मार दूंगा, और अगर तुम ये नहीं पता लगा पाए तो फिर मैं मी डू को मार दूंगा। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है और इसके बाद डाइसू मी डू को लेकर एक सेफ जगह चला जाता है। लेकिन उस किडनैपर ने डीसू के शूज में ट्रांसमीटर फिक्स कर दिया था जिसकी मदद से वो हमेशा उसको ट्रैक करता रहता है। तभी डाइसू का ध्यान मी डू की आईडी पर आए मेल एड्रेस पर पड़ता है जो कि एवरग्रीन नाम से आया हुआ था। और तभी उसे ये याद आता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम भी एवरग्रीन से ही जुड़ा हुआ था। फिर इस बारे में सर्च करते हुए जब डाइसू अपने स्कूल पहुंचता है तो उसे वहां पर लगता है कि वो किडनैपर भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। और अब पहली बार उसे किडनैपर का नाम पता चलता है जो कि वू जिन होता था। अब जाकर डाइसू को सारी कहानी समझ में आती है। दरअसल स्कूल टाइम में डाइसू ने एक बार वू जिन को उसकी बहन के साथ ही इंटीमेट होते देख लिया था और फिर स्कूल से निकलते वक्त डाइसू ने मजाक में ये बात अपने दोस्त को बताई थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात काफी फैल गई और फिर बदनामी और बेइज्जती के चलते वू जिन की बहन ने सुसाइड कर लिया था। डाइसू के इस छोटे से मजाक का वू जिन की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है और इसलिए वू जिन अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए डाइसू के साथ ये सब कर रहा होता है। इसके बाद डाइसू वू जिन से मिलने उसके घर पर पहुंचता है और उसे सब कुछ बताता है। इस पर वू जिन कहता है कि दरअसल तुमने शुरू से सवाल ही गलत किया था। तुमने हमेशा ये पूछा कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद क्यों कर रखा, जबकि तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद में रखने के बाद वापस जिंदा क्यों छोड़ा। ये कहते हुए वू जिन डाइसू को एक बॉक्स देता है जिसमें एक एल्बम होता है। इस एल्बम में पहली फोटो डाइसू की पुरानी फैमिली पिक्चर होती है और फिर आगे की फोटोज में उसकी बेटी को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है। और फिर लास्ट फोटो में एक चौंकाने वाला राज खुलता है कि मी डू, जिससे डाइसू प्यार करता है और जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशन भी बना लिए थे, वो असल में उसी की बेटी होती है। वू जिन बताता है कि उसने कैसे डाइसू और मी डू के ऊपर ड्रग्स और हिप्नोटिज्म का यूज करके उनको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में लाया था। और ऐसा ही एक और बॉक्स उसने मी डू के पास भी भेजा है। ये जानकर डाइसू बहुत घबरा जाता है और वो वू जिन के पैर पकड़कर उसे विनती करता है कि ये सब उसकी बेटी को ना बताए। डाइसू इस बात से इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खोकर अपने हाथ से अपनी जुबान तक काट लेता है। और ये देख के वू जिन मुस्कुराते हुए अपने आदमी को फोन करके मी डू को वो बॉक्स खोलने से रोक देता है
और वहां से चला जाता है। फिर अंत में वू जिन अपनी बहन के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करते हुए खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डाइसू उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसने उसे हिप्नोटाइज किया था, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी पुरानी सभी यादें मिटा दे ताकि वो चैन से जी सके। वो लड़की डाइसू की बात मानकर उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देती है, और फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाइसू बर्फ में पड़ा हुआ है और तभी वहां पर मी डू आती है। वो डाइसू को गले लगाकर आई लव यू बोलती है और डाइसू उसको मुस्कुराते हुए गले लगा लेता है, और फिर धीरे धीरे ये मुस्कान दर्द में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म ओल्ड बॉय की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।